हाय गाइस, वेलकम टू एडुटैप एंड ऑल्सो वेलकम टू फटाफट सीरीज वंस अगेन, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम आईआर एंड लेबर लॉ कंपोनेंट। और इस कंपोनेंट की क्या इंपॉर्टेंस है ईओ एओ एग्जामिनेशन में और एपीएफसी एग्जामिनेशन में, दिस वी हैव डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम्स। सो गाइस, दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 10th। इससे पहले हमने ऑलरेडी 9 पार्ट्स कवर कर चुके हैं गाइस। तो अगर आप में से किसी ने वो सारे 9 पार्ट्स या उनमें से कोई भी पार्ट नहीं देखा है गाइस, तो आप उसको डेफिनेटली रेफर करें, क्योंकि यहां पर हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं which have a high probability of being asked in the examination, right? यहाँ पे इन सीरीज के थ्रू हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम बात करें ईओ एओ एग्जामिनेशन ऑफ 2021, सो दैट ईयर वी हैड गिवन द सिलेक्शन ऑफ 116 कैंडिडेट्स एंड गाइस दिस ईयर आल्सो वी आर रेडी टू रिपीट द सेम। ठीक है, तो हम इस साल भी ईओ और एओ और बोथ एपीएफसी के लिए हम यहाँ पे रेडी हैं वापस से ये हिस्ट्री रिपीट करने के लिए। आपको क्या करना गाइस, आपको हमारे साथ बने रहना है, डेफिनेटली हम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। नाउ गाइस, let's proceed to the content. So first of all डिस्कस करते हैं होमवर्क क्वेश्चन which I had given when we were discussing part 9, right? So part 9 में क्या होमवर्क क्वेश्चन था? As per the provisions of the Factories Act 1948, no adult worker shall be required or allowed to work in a factory for more than how many hours in any day, right? Your options are 8 hours, 6 hours, 9 hours और 10 hours। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है फ्रॉम द फैक्ट्रीज एक्ट। जब हमने लास्ट टाइम फैक्ट्रीज एक्ट में से कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, सो अगेन ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 9 hours, राइट? तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। वी आर टॉकिंग अबाउट एडल्ट वर्कर्स, ठीक है? यहाँ पे चाइल्ड वर्कर्स भी हो सकता है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स कि जब भी क्वेश्चन पढ़ें पूरे फोकस के साथ पढ़ें। आपको प्रॉपर एक एक चीज कीवर्ड के ऊपर ध्यान देना है कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए, अदरवाइज पूरा कंसेप्ट चेंज जाएगा और आपका आंसर भी गलत हो जाएगा, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट एडल्ट आवर्स, ठीक है? एडल्ट आवर्स के लिए मैक्सिमम एडल्ट वर्कर के लिए मैक्सिमम कितने आवर्स होने चाहिए एक पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में एक डे पर? तो उस केस में आंसर इज 9 hours, ठीक है? 9 hours इज द राइट आंसर। नाउ गाइस, सो हियर यू कैन सी दैट डेली आवर्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 51 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, नो एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 hours इन एनी डे, ठीक है? एक दिन में 9 घंटे ज्यादा काम नहीं करेगा वो, ठीक है? यहाँ पे आप ये प्रोविजन पढ़ सकते हैं। नाउ गाइस, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ पार्ट 10th। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वेलफेयर ऑफ वर्कर्स फॉल under which of the following list of the Indian Constitution? Your options are state list, union list, concurrent list or all of the above, ठीक है? We are talking about labor welfare। तो कौन से लिस्ट में फॉल होता है गाइस? You know very well कि ये 3 लिस्ट होती हैं and which is given under the Indian Constitution। तो कौन से लिस्ट में आता है वेलफेयर ऑफ वर्कर्स गाइस? Right answer is option number C, that is concurrent list में आता है, right? So here you can see that if I talk about labor jurisdiction, so under the Constitution of India, labor is a subject in the concurrent list where both central and state governments are competent to enact legislation subject to certain matters being reserved for the center, ठीक है? तो concurrent list का क्या मतलब होता है? यहाँ पर सेंटर भी एक्ट बना सकती है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी एक्ट बना सकती है, राइट? So here you can see the labor jurisdiction जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि concurrent list में मेंशन है, राइट? Question number 2 is everyone without any discrimination has the right to equal pay for equal work, ठीक है? This is given under which article of Universal Declaration of Human Rights? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये गाइस, Universal Declaration of Human Rights। बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जामिनेशन में यहाँ से। तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इज everyone without any discrimination has the right to equal pay for equal work, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट? योर ऑप्शंस आर आर्टिकल 22, 23, 24 और 25। जब आप आईआर वाला कंपोनेंट कवर करेंगे तो आपको ये चीजें यहाँ पे पढ़नी होंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आ चुके हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल 23। सो अगर हम बात करें इन सारे आर्टिकल्स की, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आर्टिकल 23, 22, 24 और 25, इन सारे आर्टिकल्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर है गाइस दैट एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हैज द राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये जो प्रोविजन है ये आर्टिकल 23 का पार्ट है, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है गाइस? So this is question number 2. Question number 3 is which of the following is not a determinant of salary increment as per Dr. Aykroyd's formula? ठीक है, डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मूला ऑलरेडी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने ऐड किया हुआ है कि इनमें से कौन सा डिटर्मिनेंट नहीं है सैलरी इंक्रीमेंट के लिए एज पर एक्रोइड फॉर्मूला? तो ऑप्शंस आर फूड, हेल्थ, क्लॉथिंग और शेल्टर।
व्हाट इज द राइट आंसर गाइज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हेल्थ। हेल्थ यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं लिया गया फॉर द सैलरी इंक्रीमेंट, इसके अलावा फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर रहता है यहाँ पे, ठीक है। सो हियर यू कैन सी, हियर यू कैन रीड अबाउट द एक्यूरेट फार्मूला। तो द थ्री बेसिक एस्पेक्ट्स टेकन इन द एक्यूरेट फार्मूला इज क्लोथ, फूड एंड शेल्टर, ठीक है। हेल्थ यहाँ पे पार्ट नहीं है। दीज आर द फैक्टर्स दैट वुड बी कंसिडर्ड बिफोर द सैलरी हाइक्स और इंक्रीज इन द बेसिक मिनिमम पे इज डिसाइडेड। यू कैन रीड अबाउट एक्यूरेट फार्मूला फ्रॉम हियर, जिसको 7th पे कमीशन में भी यूज किया गया था इस फॉर्मूले को, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको पढ़ना भी जरूरी हो जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4th, it encourages to raising the moral, intellectual and social life of the workers and their contribution to a better life in terms of personal dignity, leisure and culture, security and better living standards. It has a strong learning towards cooperatives, profit sharing, political action and group insurance. So which of the following Hoxie's, रॉबर्ट हॉक्सी आपने सुना होगा, यूनियनिज्म इज डिस्कस्ड इन द पैसेज, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं लास्ट ईयर, जब भी ए और ईओ का एग्जामिनेशन हो तो वहां पर भी एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन था, तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये जो पैसेज है, ये हॉक्सी के यूनियनिज्म वाला जो कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, इनमें से कौन सी यूनियनिज्म का डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। योर ऑप्शंस आर अपलिफ्ट यूनियनिज्म, प्रेडेटरी यूनियनिज्म, रिवोल्यूशनरी यूनियनिज्म और डिपेंडेंट यूनियनिज्म। थोड़ा सा बड़ा है बट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, राइट। The right answer is uplift unionism, ठीक है guys। So here you can read about all the options, predatory unionism के बारे में, friendly और uplift unionism के बारे में। So यहाँ पे देख सकते हैं, it encourages to raising the moral, intellectual and social life of the workers and their contribution to a better life in terms of a personal dignity, leisure and culture, security and better living standards, ठीक है। तो ये है जो ये friendly और uplift unionism है, और guys बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये यूनियनिज्म वाला, गिवन बाय रॉबर्ट हॉक्सी। तो आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, राइट। ये सारी चीजें आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे भी जाते हैं, राइट। सो हियर यू कैन सी अबाउट प्रेडेटरी यूनियनिज्म, फ्रेंडली और अपलिफ्ट यूनियनिज्म, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपेंडेंट यूनियनिज्म के बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, राइट। This is about the question number 4th. Now question number 5th is, which one of the following explains the citizens concept of labor? Again this is a PYQ, previous year question पूछा गया था, right? So your options are, labor is largely regarded by the employers as operating organizations in industry. Labor is affected by the law of demand and supply. Labor has a right to be consulted in regard to the terms and conditions under which they are supposed to work. और labor is a cog in the machine. दो आपने ये concept नहीं भी पढ़ा होगा, तो इन options को पढ़ने के बाद you will definitely mark the right answer, ठीक है। तो आपको वहां पे थोड़ा सा लॉजिक भी अप्लाई करना है गाइस, सिंपली ऐसा नहीं कि मैंने कोई कंसेप्ट अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं उसे अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा। एक बार ऑप्शंस जरूर पढ़ें, स्पेशली पेपर जो कि यूपीएससी सेट करता है उसमें ऑप्शंस ऐसे होते हैं जहां पर आप इजीली लॉजिक लगाकर सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। सो अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही समझ में आएगा, राइट। बिकॉज लेबर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड इन रिगार्ड टू द टर्म्स एंड कंडीशंस अंडर विच दे आर सपोज टू वर्क, ठीक है। तो ये बेस्ट सुटेबल आंसर है, और आपको पढ़ने के बाद इसमें एक फीलिंग भी आ जाएगी कि ये राइट आंसर हो सकता है, राइट। सो हियर यू कैन रीड अबाउट द सिटीजन कंसेप्ट ऑफ लेबर, जहां पर ये प्रोविजन डिस्कस है दैट लेबर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड इन रिगार्ड टू द टर्म्स एंड कंडीशन अंडर विच दे आर सपोज्ड टू वर्क, ठीक है। यू कैन ऑल्सो रीड अबाउट सिटीजन कंसेप्ट ऑफ लेबर, यहां से एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। Question number 6 is, who among the following can be appointed as the chairman of the Central Advisory Board constituted by the central government under the Minimum Wages Act 1948? Your options are, one of the independent members of the board, one of the employees representative of the board, one of the employees representative of the board, or a functionary of the central government nominated by the government, right? Tell me the right answer, guys. The right answer is option number A, that is one of the independent members of the board, right? So here you can see कि अगर हम बात करें सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की, तो यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है, कितने लोग होंगे, ठीक है, और क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा। एंड here you can read that an independent person not exceeding 1/3 of its total number of members, जितने भी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रहेंगे उसके 1/3 जो रहेंगे वो इंडिपेंडेंट मेंबर रहेंगे, राइट। एंड वन ऑफ सच इंडिपेंडेंट मेंबर शैल बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो भी इंडिपेंडेंट मेंबर रहेंगे उन्हीं में से एक को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, right guys? Question number 7,
Everyone as a member of the society has the right to social security and is entitled to realization through national efforts and international cooperation and in accordance with the organization and resources of each state of economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and free development of his personality. This statement, which is emphasizing the importance of social security, has been expressed in which of the following? Again, read the question carefully. Your options are UDHR, Philadelphia Declaration of the ILO, report of the first National Commission on Labor, or directive principles of state policy of the Indian Constitution. The right answer is option number A, that is Universal Declaration of Human Rights. Guys, I am telling you again and again that this Universal Declaration of Human Rights, that is UDHR, is very very important, right? You have to read. तो जब भी आप IR वाला कंपोनेंट कवर करेंगे वहां पे ये टॉपिक है, राइट? उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में. So here you can read about this, that this statement is related to UDHR. ठीक है. Now guys, question number 8. So question number 8 is, according to the Industrial Disputes Act 1947, temporary closing down and permanent closing down of a place of employment are respectively referred to as. ठीक है. तो किसी प्लेस को अगर टेम्पररी क्लोज डाउन किया जाता है या किसी प्लेस को परमानेंट क्लोज डाउन किया जाता है तो उन टर्म्स को क्या बोलते हैं, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? दिस इज द क्वेश्चन. योर ऑप्शंस आर स्ट्राइक एंड क्लोजर, ले ऑफ एंड लॉकआउट, लॉकआउट एंड क्लोजर, और क्लोजर एंड लॉकआउट. टेल मी गाइस. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लॉक आउट एंड क्लोजर. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे टेम्पररी क्लोज कर रहे हैं देन इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज लॉकआउट. ठीक है. लॉकआउट का मतलब होता है टेम्पररी क्लोजिंग, और अगर यहाँ पे परमानेंट क्लोजर हो रहा है इन दैट केस उसको, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं क्लोजर. राइट. Question number 9. Which one of the following is not an adjudicatory body under the Industrial Disputes Act 1947? ठीक है. तो Industrial Disputes Act 1947 में से इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में एडजुडिकेटरी बॉडी नहीं है? फिर ऑप्शंस आर लेबर कोर्ट, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और नेशनल ट्राइब्यूनल. So the right answer is option number C, that is कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. ठीक है. कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऐसी बॉडी है जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में जिसका रेफरेंस नहीं दिया हुआ है, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में ये एडजुडिकेटरी बॉडी नहीं है. राइट गाइस. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. So here you can see authorities under the Industrial Disputes Act 1947 are works committee है, conciliation officers हैं, board of conciliation है, court of inquiry है, labor courts है, tribunals है, national tribunals हैं, but court of arbitration नहीं है. Right guys? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी फ्रेम किए जाते हैं और पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में. Now guys, question number 10, homework question. As you know very well, the rule of homework question, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है what is the right answer of this homework question, right? So your options are, your question is, how many maximum number of members can be there in the grievance redressal committee constituted under the Industrial Disputes Act 1947? ठीक है. तो जो भी grievance redressal committee जो होती है, जो कि Industrial Disputes Act के अंदर स्टैब्लिश की जाती है, उसमें मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? Your options are 6, 8, 10 और 12. What is the right answer? That you have to tell in the comment box. ठीक है. आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है. So guys, this is all about 10 questions of this session. And guys, those who are looking for course, जो कि चाहते हैं गाइडेंस, तो guys we have launched these courses for you for EO&A और APFC, that is Master Pack, Test Series Plus and Test Series. ये 3 कोर्सेज हमने लॉन्च किए, अलग अलग वेरिएंट है गाइस. तो आपको इनके बारे में जो भी फीचर जानना है, डिस्काउंट जानना है, राइट, इनके क्या प्राइसेस है वो जानना है गाइस, तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहां पे आप जाके रेफर कर सकते हैं, सारी की सारी डिटेल्स आपको वहां से मिल जाएगी. ठीक है फ्रेंड्स. सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच गाइस. विल मीट इन अनदर सेशन. टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स.